हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम सब फिर से आ चुके हैं एक बार आज स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च को रिवाइज करने के लिए। जी हाँ, आप एज यू ऑल नो कि यूजीसी इंटरनेट कॉमर्स पेपर कोड 08 के में हमारा एक यूनिट है रिसर्च को लेके और स्टैटिस्टिक्स को लेके। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको फिनिश किया जाए, कंप्लीट रिवीजन देखेंगे हम लोग। माय डियर, हम लोगों ने ऑलरेडी रिवीजन कर लिया है। आपने देखा होगा कि हम लोगों ने इससे पहले कि अपनी सीरीज़ के अंदर में बैंकिंग को रिवाइज़ कर लिया है हम लोगों ने एचआरएम मैनेजमेंट को रिवाइज़ कर लिया है, हम लोगों ने फाइनेंस रिवाइज़ कर लिया, हमने बहुत कुछ रिवाइज़ कर लिया हुआ है। तो ऐसा अगर यूजीसी इंटरनेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आप सभी के लिए बेस्ट है। यहाँ पे कंप्लीट रिवीजन दी जाती है, कंप्लीट क्लासेस दी जाती है, सारा कुछ होता है हमारा। अगर हम बात करें आपसे स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च की, हम बात कर देख सकते हैं कि आप लोग के लिए हमने यहाँ पे क्रक्स दिखलाया है। जितने भी टॉपिक्स हैं इन सभी का मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे क्रक्स में PYQ सारा कुछ इसमें इंकॉर्पोरेट कर दिया, देख सकते हैं मैं यहाँ पे। तो इस पूरे 18 पेजेस के अंदर में पूरा मैंने लिख के लाया आप लोगों के लिए हैंड से, जैसे कि आप लोग को एकदम क्रक्स में मिल जाए, सारा कुछ मिल जाए और सारे टॉपिक्स भी कवर हो जाए, PYQ भी हो जाए, सारा कुछ कवर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो क्विकली चलेंगे। एज यू ऑल नो कि स्टैट्स और रिसर्च की बात करते हैं, बहुत ही वाइडर है हमारा ये यूनिट। तो एक वाइडर यूनिट है तो कोशिश करेंगे तो जल्दी से चला जाए, जैसे रिवीजन तौर पे हम लोग चलेंगे। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस लेक्चर को। बात करते हैं सबसे पहले कि क्वांटिटेटिव देखिए रिसर्च का ध्यान किया। क्वांटिटेटिव रिसर्च के अगर हमसे बात करें तो क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर में हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी आता है और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी आता है। ध्यान किएगा, यानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कैसा रिसर्च है, क्वांटिटेटिव रिसर्च है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कैसा है, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी क्वांटिटेटिव है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन मत होइएगा कि डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्राइब करना तो क्वालिटेटिव बन जाएगा, नहीं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी एक क्वांटिटेटिव रिसर्च ही हमारा होता है। अगर हम बात करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च, देखिए क्या होता है, ध्यान किएगा। तो कैसा है, क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें तो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर में हमारा सोशल रिसर्च हमारा हो गया, ठीक है, सोशल रिसर्च हमारा हो गया, हमारे इसके अंदर में कल्चर रिसर्च हमारा हो गया। तो ये सब हमारे क्या, ये सभी हमारे क्वालिटेटिव रिसर्च हमारे होते हैं। वैसे अगर हम बात करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च, ध्यान किएगा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग नंबर्स नहीं यूज़ करते हैं क्वालिटेटिव पे। ध्यान किएगा, यहाँ पे हम लोग केस स्टडी हो गया, इवेंट्स हो गया, तो वो यहाँ पे यूज़ करते हैं। ध्यान में रखिएगा। अगर हम आपसे बात करें कि क्वालिटेटिव रिसर्च के यूजेस कहाँ कहाँ पे ऐसे कौन कौन से एप्लीकेशन हैं जिसको यूज़ करते हैं, तो देखिए यहाँ लिख दिया मैंने एग्जांपल तौर पे। यहाँ पे एक्शन रिसर्च हो गया हमारा, या फिर हिस्टोरिकल रिसर्च हो गया। तो ये वो है जो क्वालिटेटिव को शो करते हैं। ध्यान रखिए, क्वांटिटेटिव में क्या बताया मैंने, एक्सपेरिमेंटल और डिस्क्रिप्टिव है। मैंने क्वालिटेटिव में क्या बता रहा हूँ मैं आप लोग को, जहाँ पे नंबर्स ना बल्कि केस स्टडीज और इवेंट यूज़ करते हैं। जैसे कि सोशल में हो गया, कल्चर्स में हो गया। हमारे एग्जाम्पल की बात करें, हमने देखा कि एक्शन रिसर्च हो गया, हिस्टोरिकल रिसर्च हो गया, तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो गए। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिएगा कि अगर हम बात करते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन, देखिएगा बात करते हैं कि आप देखिए रिसर्च डिज़ाइन कैसे बनाते हो। देखिएगा रिसर्च डिज़ाइन बनाने के सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले रिसर्च डिज़ाइन बनाने के लिए हम पहले देखेंगे प्रॉब्लम्स क्या। तो रिसर्च डिज़ाइन बनाने से पहले जब भी हम रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं तो कुछ हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ सीक्वेंस रहेगा। अगर सीक्वेंस में हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पर हमारा आएगा प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम्स देखेंगे, प्रॉब्लम्स क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स लिखते हैं। फिर प्रॉब्लम के बाद हम लोग मैथोलॉजी देखेंगे कि मैथोलॉजी देखेंगे डेटा कलेक्शन कैसे करना है, क्या क्या तरीके, क्या टूल्स अपनाने वाला है, तो इस मैथोलॉजी करते हैं। और फिर उसके बाद CMA यूज़ करते हैं, CMA में सीन डेटा कलेक्शन करते हैं, उसको मेज़र करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर लास्ट में रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। तो अगर हम आपसे बात करें, बताओ एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो सबसे पहला प्रॉब्लम्स देखोगे, प्रॉब्लम्स के बाद उसका मैथोलॉजी देखोगे, मैथोलॉजी फिर कलेक्शन करना है, मेजरमेंट करना है और उसको एनालाइज करना है। ये करके रिपोर्ट राइटिंग करोगे तो आपका पूरा रिसर्च डिज़ाइन हमारा बन जाएगा। ये बात करते हैं कि एक अच्छा रिसर्च डिज़ाइन किसे कहा जाता है। देखिएगा, अगर हम एक अच्छा रिसर्च डिज़ाइन की बात करें तो वो इसमें 4 चीज़ होगा, वो अच्छा मान जाएगा। क्या होगा, पहला फ्लेक्सिबल हो, दूसरा अप्रोप्रिएट हो, तीसरा एफिशिएंट हो, चौथा हमारा इकोनॉमिकल हो। अगर हम बात करें देखिए फ्लेक्सिबल क्या होता है, फ्लेक्सिबल मतलब होता है कि उसके अंदर में बहुत ही कम बाइसनेस हो और मैक्सिमम रिलायबिलिटी हो, हमें डेटा अच्छा दे, कंसिस्टेंट दे और जो हमें चाहिए हमको वो देता हो। यानी क्या कि फ्लेक्सिबल नेचर का हो। अप्रोप्रिएट मतलब क्या होता है कि उसमें कम से कम एरर देखने को मिले हमें। एफिशिएंट मतलब क्या होता है कि हमको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन निकाल कर दे। और इकोनॉमिकल मतलब क्या होता है कि वो जो मेरा रिसर्च है ये अलग अलग एस्पेक्ट में भी काम करता हूँ। हमारा ऐसे नहीं कि मैंने एक बार रिसर्च किया, महंगा किया है और वो सिर्फ एक ही जगह पे यूज़ है, नहीं। उसका जो इम्पैक्ट है, जो उसका कंसिडरेशन है, जो उसका इफेक्ट है, हमें अलग अलग देखने को मिले, अलग अलग जगह उसका यूज़ हमको देखने को मिले, तो ये एक अच्छा माना जाएगा। तो एक अच्छा रिसर्च जिसे माना जाता है जिसमें 4 चीज़ होता है। पहला फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कम से कम इसमें बाइसनेस हो, मैक्सिमम रिलायबिलिटी हो। दूसरा अप्रोप्रिएट हो, अप्रोप्रिएट मतलब क्या होता है कि उसके अंदर में कम से कम बहुत ही मिनिमम हमारा एरर हो, एरर ना ही हो तो बेटर रहेगा।
इफिशिएंट मतलब क्या होता है? इफिशिएंट मतलब होता है कि हमको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देता हो, वो इफिशिएंट में हो। और इकोनॉमिकल में देख लिए हमें एक अलग अलग उसका एस्पेक्ट मारा होगा। बात करते हैं सैम्पलिंग यूनिट। देखिएगा, देखिए सैम्पलिंग यूनिट क्या होता है? सैम्पलिंग यूनिट मतलब होता है कि ऐसा एक, जब हम लोग पॉपुलेशन में से कुछ निकालते हैं जिसको टेस्ट करके हम अपना डिसीजन मेक करते हैं कि क्या जो हम चाहते थे वो वैसा है या नहीं हमारा। क्लियर है सैम्पलिंग यूनिट क्या होता है हमारा? हाँ सर, हाँ सर, आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे, देखिए अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे पार्ट्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, देखिए अगर रिसर्च डिज़ाइन के पार्ट्स की बात करूँ, देखिएगा तो इसमें इसके रिसर्च डिज़ाइन के हमारे जो पार्ट्स होते हैं आप याद कर सकते हो सोसो नाम से। क्या सोसो में क्या? देखिए सी मतलब होता है सैम्पलिंग डिज़ाइन, वो मतलब होता है ऑब्जर्वेशन करना। ऑब्जर्वेशन मतलब होता है कि किस कंडीशन के अंदर में किस कंडीशन के अंदर आप चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, तो ऑब्जर्वेशन हमारा हो गया। तीसरा स्टैटिस्टिशियन हमारा हो गया, यानी जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कैसे आप निकालोगे, कैसे उसको एनालाइज करोगे, कौन सा टेस्ट लगाओगे, क्या करोगे, कैसे एनालाइज करने का काम स्टार्ट्स वाले में करते हैं। चौथा हमारा होता है ऑपरेशन। ऑपरेशन में क्या होता है कि ऑपरेशन मतलब होता है कि टेक्निक्स जो लगाएंगे जैसे हम अपने चीज़ों को सेटिस्फाई, अपने प्रोसीजर को सेटिस्फाई कर पाए। तो ये बात क्लियर हो गया आप सभी को कि हम लोग रिसर्च डिज़ाइन का जो पार्ट्स होता है 4 पार्ट्स में बटा होता है। एक होता है सोसो, यानी कि एक होता है सैम्पलिंग डिज़ाइन करना, एक होता है ऑब्जर्वेशन करना कि किस कंडीशन में ऑब्जर्व करोगे, एक होता है स्टैटिस्टिशियन कि कौन कौन सा टेस्ट लगा के उसको एनालाइज करोगे, आप ध्यान रखिएगा। और एक होता है ऑपरेशन, यानी कि टेक्निक्स जो लगाएंगे जैसे हम अपने प्रोसीजर्स को सेटिस्फाई कर पाते। ये हो गया पार्ट्स के बाद। अच्छा जल्दी बात करते हैं सैम्पलिंग डिज़ाइन। देखिए अगर हम सैम्पलिंग की बात करें, देखिएगा सैम्पलिंग हमारा एक होमोजीनियस होता है, हेटेरोजीनियस होता है हमारा। अगर हम आपसे बात करें, देखिएगा इसमें होमो में जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है सिंपल की और होता है सिस्टमेटिक की। अगर हम होमोजीनियस में बात करें कौन सा होता है जो नॉन प्रोबेबिलिटी होता है, तो हमारा एक होता है कन्वीनियंस होता है और कोटा होता है। अगर हिट्रो में बात करें, हिट्रो में इम्पोर्टेंट जो हमारा हिट्रो के अंदर में जो हमारा प्रोबेबिलिटी होती है वो स्टाटा होती है और मल्टी वाली होती है हमारी, ठीक है, मल्टी होती है और स्टाटा होती है। और नॉन प्रोबेबिलिटी में बात करें तो उसमें कोई फिलहाल अभी नहीं है लिखा गया है। आगे बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आपसे कि हमारे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग देखिए क्या होता है। अगर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करें, एक होता है सिंपल रैंडम होता है, दूसरा हम बात करें दूसरा हमारा होता है जिसे हम लोग कहते हैं स्टाटा। देखिए स्टाटा रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, जिसमें एक स्टार्टअप जिसमें कुछ ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप कैसे बना रहे हैं, तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हम कुछ ग्रुप बना रहे हैं और उस ग्रुप के अंदर में कुछ लोगों को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे हम 5 लोगों को हमने चूज़ कर लिया है, तो ये है स्टार्टअप। स्टार्टअप में क्या किया, पहले हमने एक ग्रुप बनाया है और ग्रुप बनाने के बाद हमने उसमें से कुछ लोगों को चूज़ कर लिया है रैंडमली करके। तीसरा हमारा होता है जिसे कहते हैं सिस्टमैटिक रैंडम। सिस्टमैटिक रैंडम क्या, इसमें भी वही चीज़ कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम ग्रुप ही बना रहे हैं, बट इसमें हम सभी को एक डेफिनाइट नंबर, जैसे मानिए मेरे ग्रुप 100 बच्चे हैं तो मैंने ग्रुप बना दिया है सभी बच्चों को 20-20 का। अब ऐसे 5 ग्रुप बन जाएंगे, हाँ से बन जाएंगे। अब इन 5 ग्रुप का जो पाँचवा बच्चा नहीं, एक डेफिनाइट नंबर में सेट कर दिया, उस नंबर के बच्चों को हम सिर्फ निकालेंगे हर ग्रुप से, हर ग्रुप से, इस डाटा से, जिसे कहते हैं सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। मल्टी स्टेज क्या होता है समझ ही रहे हो आपकी। मल्टी स्टेज क्या होता है, जैसे मान लिया कि आपने इंडिया में उत्तर प्रदेश में मान लेते हैं प्रयागराज में सपोज किया आपने चूज़ किया ये जगह, उस जगह का वो क्लियर एग्जांपल समझो। जैसे मान लीजिए कि आप समझो अपने एग्जांपल तौर पे मान लिया कि आपका सपोज़ की एग्जांपल मैं देता हूँ आप लोग को। मान लीजिए सपोज़ कीजिए कि कोई एक इंडिया में कोई एक स्कूल में, माने इंडिया में हमने कॉलेज सेलेक्ट किया एसआरसीसी के अंदर हम अंदर गए, ये अंदर एसआरसीसी में सेलेक्ट किया कॉलेज। अब उसके अंदर हमने सेलेक्ट किया कॉमर्स डिपार्टमेंट हमने सेलेक्ट किया, उसमें फर्स्ट ईयर में सेलेक्ट किया बॉयज़ सेक्शन में उसमें हमने कुछ बच्चों को सेलेक्ट किया। तो यानी देखिए हमने एक मल्टी आ रहे हैं, वहाँ से वहाँ, यहाँ से यहाँ पे लेते आ रहे हैं, इसे कहते हैं मल्टी। फिर बात करते हैं क्लस्टर क्या होता है। क्लस्टर में क्या होता है, क्लस्टर में हमने पहले ग्रुप बनाया और फिर उसमें से किसी एक ग्रुप को उठाया और पूरा उसको चेक कर दिया, इसे कहते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग कहते हैं। क्लियर हो गया आपको ऐसा। अगर हम बात करते हैं बताओ कौन से हमारे नॉन प्रोबेबिलिटी कौन से हमारे, तो देखिए एक्सटेंसिव हो गया, डायमेंशन हो गया, जजमेंटल हमारा हो गया, तो इससे भी हमारे नॉन प्रोबेबिलिटी वाले हमारे होते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखिए जितना ज़्यादा साइज अगर बढ़ता है उतना ज़्यादा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा होगा। तो अगर 30 साइज है, 30 साइज के ऊपर जितना बढ़ाओगे उतना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 30 से कम रहेगा तो वो पेरेंट पॉपुलेशन को शो करता है। आगे बात करते हैं जो हमारे काम की चीज़ है यहाँ पे गाइस। आइए आगे देखते हैं यहाँ पे। अगर हमसे बात करें स्टैटिस्टिकल एरर, देखिए स्टैटिस्टिकल एरर क्या होता है। देखिए स्टैटिस्टिकल अगर हम आपसे एरर की बात करें
यानी कि जब हम बात करते हैं डिफरेंस, किसके बीच में डिफरेंस, जो हमने वैल्यू ऑब्टेन किया हुआ है, यानी कि जो डिफरेंस होता है हमारे किसके बीच में, डेटा कलेक्शन प्रोसेस जो हमने प्रोसेस कलेक्शन के बीच में और पॉपुलेशन के ट्रू वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस हमारा होता है, इसे कहते हैं स्टैटिस्टिकल एरर। तो स्टैटिस्टिकल एरर क्या होता है, जो डेटा कलेक्शन प्रोसेस के अंदर में और ट्रू वैल्यू पॉपुलेशन की जो ट्रू वैल्यू निकल के हमारी आ रही है उस, यानी कि सब आपसे समझो, मान लीजिए कि आप ऐसे समझो यहाँ पे कि हमने कोई एक मेरे पास हमारे एक सीरीज़ थी, उसका जो एक्चुअली मीन आया हुआ था उसके हिसाब से वो आया था मान लीजिए 10, ठीक है फाइन। आपने जो किया उसकी मीन आ गया A9। अब जो दोनों में डिफरेंस, इसे कहते हैं स्टैटिस्टिकल एरर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे देखिएगा। तो जब बात करते हैं आपसे, देखिए टोटल एरर, यहाँ देखिए तो लिखा गया टोटल एरर। देखिएगा इस एरर दो तरीके हमारे होते हैं, एक होता है रैंडम सैम्पलिंग का एरर हो सकता है, दूसरा हमारा नॉन रैंडम सैम्पलिंग हो सकता है। अगर रैंडम सैम्पलिंग एरर की बात करते हैं आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो, ये अनअवॉइडेबल है, आपका मेथड ऑफ सैम्पलिंग वजह से होता है और ये तो रहता है हमेशा। लेकिन जो नॉन सैम्पलिंग एरर हमारा होता है, ह्यूमन फैक्टर वजह से हमारा होता है, जैसे कि इंटरव्यूअर एरर हो गया, आपका रिस्पोंडेंट एरर कुछ हो गया, या फिर अगर हम बात करें रिसर्च एरर हो गया, इसे आप अवॉइड कर सकते हो और ये हटाया जा सकता है। आइए बात करते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। देखिए स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस क्या होता है, तो हमारे दो तरीके के हमारे होते हैं, एक होता है एस्टिमेशन, एक होता है हाइपोथेसिस। अगर हम बात करते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, मतलब होता है स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन निकालना, इसमें मेरा एक होता है इसे कहते हैं एस्टिमेशन। एस्टिमेशन मतलब क्या होता है कि जब आप एस्टिमेट करते हो, क्या करते हो, जब आप एस्टिमेट करते हो सैंपल के बेस पे पॉपुलेशन को पता करने का प्रयास करते हो, अनुमान लगाते हो, सैंपल के बेस पे पॉपुलेशन को करते हो, इसे कहते हैं एस्टिमेशन। हाइपोथेसिस क्या होता है, जहाँ पे दूसरा हमारा होता है, इसे कहते हैं हाइपोथेसिस। और इसमें क्या होता है, इसमें ये क्या करते हैं, इसमें हम ये चेक करते हैं कि जो हमने वैल्यू लिया है क्या वो पॉपुलेशन की है या नहीं है, यहाँ पे चेक करते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं, एस्टिमेशन क्या करते हैं, एस्टिमेट में सैंपल के बेस से पॉपुलेशन को पता करते हैं। क्लियर है, यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या जो पॉपुलेशन पैरामीटर की जो वैल्यू है क्या वो बराबर है स्टैटिस्टिकल वैल्यू किया है कि नहीं है। क्लियर आपको हो गया, यस सर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे फिर थोड़ा सा बात करते हैं। देखिएगा इंटरवल, इंटरवल क्या होता है, इंटरवल क्या, आपसे बात करें तो हमें एक कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट बताता है कि 1 माइनस आप इसको सिग्मा बोल लो, 1 माइनस सिग्मा आप इसको अल्फ़ा बोल लो, ठीक है, सिग्निफिकेंसी बोलते हैं। आगे देखेंगे इसको क्या कुछ है इसका। टाइप एरर भी टाइप 1 एरर, इसमें कॉन्फिडेंस लेवल भी हम लोग कहते हैं मेनली। तो खैर इंटरवल ऑफ एस्टिमेट क्या होता है, ये कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट बताता है हमको। जैसे मान लीजिए कि अगर 95% का हमारा सिग्मा है, यानी कि मतलब 5% का मान लीजिए लेके चलो आप, यानी कि हम 95% श्योर हैं, तो वो हमें कॉन्फिडेंस बताने का काम हमारा ये करता है। आगे बात करते हैं, देखिए जो हमारा इंटरवल एस्टिमेट है, हमें रेंज, हमें क्या करता है, ये रेंज बताता है। देखिएगा ये इंट्रोड्यूस करता है एक अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर को, ये इंट्रोड्यूस करता है, ध्यान में रखिएगा। और ये कॉन्फिडेंस ऑफ मेजर्स के साथ में क्या हुआ, ये एसोसिएटेड हमारा। क्लियर आपका हो गया, यस सर। आगे से बात करते देखिएगा, अगर हम स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की ही बात करेंगे, मैं फिर से एक बार आपसे देखिएगा, तो मैं आपको स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की बातें करता हूँ फिर से एक बार। देखिएगा जब आप प्रोबेबिलिटी सैंपल के, देखिए स्टैटिस्टिकल आप इन्फ्रेंस थोड़ा सा और समझिएगा इसके बारे में। देखिए ये इसको हम ये भी बोल सकते हैं, जब आप प्रोबेबिलिटी सैंपल के बेस पे, जब आप प्रोबेबिलिटी सैंपल बेस पे कुछ आप अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर को पता करने का प्रयास करते हो, कोशिश करते हो, इसे भी हम लोग स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस कहते हैं। यानी जो नोन सैंपल है हमारा प्रोबेबिलिटी सैंपल, उसके बेस पे पता करना अननोन चीज़ों को। क्लियर है, हाँ सर। आगे हम बात करते हैं, देखिएगा फिर से एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि इसमें अगर दो हमारे होते हैं, हाइपोथेसिस होता है, एस्टिमेशन होता है। हमने ऊपर देख लिया कि जब आप सैंपल के बेस पे पॉपुलेशन पता करते हो आप, यानी जब आप एक्चुअली में करते हो आप इसे एस्टिमेशन करते हैं, जब एक्चुअली में करते हो इसे एस्टिमेशन करते हैं। और जब अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर को हम अपने पास्ट के बिलीफ पे, ठीक है, पास्ट के बिलीफ पे, एक्सपीरियंस पे सोचते हैं कि दोनों सेम ही होगा, तो बराबर कर देते हैं सैंपल और पॉपुलेशन को, फिर चेक करते हैं कि क्या वो बराबर है या नहीं है हमारा। क्लियर है, पास्ट एक्सपीरियंस और बिलीफ के बेसिस पे। आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ पे तो देखिए यहाँ दिखाया गया सैम्पलिंग एरर। देखिए सैम्पलिंग एरर क्या होता है, सैम्पलिंग होता है जब वी शुड गो विद द, देखिए सैम्पलिंग एरर क्या होता है, सैम्पलिंग एरर होता है कि हमें जाना चाहिए था सैम्पल्स के साथ में, हम चले गए किसी और साथ में, हमें करना चाहिए था प्रोबेबिलिटी, हमने कर दिया नॉन प्रोबेबिलिटी। यानी कि जब एक तरीके का गलती होती है इसे कहते हैं सैम्पलिंग, हम करना कुछ और था, हमने कर कुछ और दिया। क्लियर हो गया आपको, यस सर। थोड़ा सा देखिएगा प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। हमारे 4 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक होता है जिसे कहते हैं कंसिस्टेंसी, यानी क्या, जितना ज़्यादा आप सैंपल साइज लोगे उतना कंसिस्टेंट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, जितना ज़्यादा आप सैंपल साइज लोगे उतना आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट देखने को मिलेगा। दूसरा क्या, सफिशिएंट, ऐसा चूज़ करो
जो आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे, ऐसा चूज़ करो जो आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे। तीसरा क्या, एफिशिएंट। एफिशिएंट मतलब क्या कि कम से कम एरर हो, कोशिश करो ऐसा हो। चौथा क्या है, अनबायसनेस, कोशिश करो कि जो आप चीज़ें ले रहे हो वो उसमें बायसनेस बिल्कुल ना हो। बायसनेस ना होने क्या कि सैम्पल जो हो वो पॉपुलेशन के बराबर हो, बायसनेस ना हो हमारा। क्लियर है क्या? हाँ सर। अगर थोड़ा सा हम बात करें फाइनाइट पॉपुलेशन, फाइनाइट पॉपुलेशन की बात करें तो इसका फॉर्मूला देखिए, इसका फॉर्मूला देखिए लिख दिया है मैंने यहाँ पे, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला देखिए लिख दिया है मैंने यहाँ पे, एन माइनस अंडर रूट के अंदर में एन माइनस छोटा एन है अपॉन में कैपिटल एन माइनस वन, मैंने इसका फॉर्मूला ना लिख दिया है। आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, इसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या कर रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। गाइस देखिए, तो हम बात करते हैं कि किसी चीज़ को हम लोग कैसे लिखते हैं। देखिएगा, किसी चीज़ को हमको लिखना होता है ना बुक्स में, सैम्पल बुक में कहीं लिखना होता है तो तरीका क्या होता है लिखने का। आप पहले नेम ऑफ द ऑथर लिखोगे, पहले नेम ऑथर में पहले लास्ट नेम लिखा जाता है, फिर टाइटल लिखा जाता है, टाइटल को अंडरलाइन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर पब्लिकेशन के बारे में डेट डालेंगे, पब्लिशिंग के बारे में डालेंगे, फिर उसका प्लेस डालेंगे, डेट डालेंगे, और लास्ट में नंबर ऑफ वॉल्यूम डालेंगे कि नंबर ऑफ वॉल्यूम कितना है हमारा है। क्लियर है क्या? हाँ सर। देखिएगा, हाइपोथेसिस के में कितने बार हम एज्यूम करते हैं। देखिएगा, हाइपोथेसिस में हम किसके बारे में एज्यूम करते हैं, ध्यान रखिए। हम हाइपोथेसिस जब लेते हैं तो हम किसके बारे में एज्यूम करते हैं। हम जानते हैं कि जब भी हम लोग हाइपोथेसिस लेते हैं तो तब उसमें हम लोग पॉपुलेशन पैरामीटर किसके बारे में, हम लोग पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में वहाँ पे चीज़ एज्यूम करते हैं। वहाँ पे दो तरीके के हमारे हाइपोथेसिस होते हैं, एक सिंपल होता है, एक कंपोजिट होता है। सिंपल क्या होता है, जो पूरा हो, सेटिस्फाइड हो, सारा कुछ वहाँ पे क्लियर हो, कुछ भी अननोन ना रहा हो, सब कुछ नोन है, इसे कहते हैं सिंपल। कंपोजिट क्या होता है, जो पूरी तरीके से कम्प्लीमेंट्री हो, जो पूरा ना हो, जहाँ पे कुछ अभी भी अननोन रह गया हो, इसे कहते हैं कंपोजिट हमारा। क्लियर है? हाँ सर। देखिएगा, सैम्पल मीन को कैसे शो करते हैं। सैम्पल मीन को ऐसे शो किया जाता है और इसका सैम्पल के स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन मीन को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, और पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को देख लीजिए आप यहाँ पे, हम लोग ये अल्फा से शो करते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि सैम्पल के मीन को छोटा एक्स ऊपर बार डाल के करते हैं, उसके स्टैंडर्ड डेविएशन को एस से करते हैं। पॉपुलेशन की बात करें तो छोटा म्यू से करते हैं, म्यू से करते छोटा बड़ा क्या होता है यहाँ पे, और उसके स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग अल्फ़ा से शो करते हैं। बात थोड़ा सा गाइस करते हैं कि देखिएगा लेवल्स ऑफ, देखिएगा लेवल्स ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है। देखिएगा, लेवल्स ऑफ सिग्निफिकेंस हमें ये बताता है कि कितनी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे उसके सही होने के बावजूद भी। तो हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये बताता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी कि हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, वह भी सही होने के बाद। हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग चीज़ों का पता करते हैं, जब हम लोग कंप्यूट करते हैं, पता करते हैं अपने वैल्यू को, ठीक है, जिसके बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे, हम डिसाइड करते हैं कि एक्सेप्ट करना कि रिजेक्ट करना, इसे कहते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। यानी क्या, जिसकी वैल्यू को हम लोग कंप्यूट करते हैं, पता करते हैं, किस लिए, जैसे हम फाइनल डिसीजंस को मेड कर पाएँ। सबसे बात ध्यान रखिए गाइस, अगर हम आपसे बात करते हैं, देखिए कौन सा टेस्ट कब यूज़ किया जाता है। अगर हम जेड टेस्ट की बात करें, देखिए जेड टेस्ट तब यूज़ करते हैं जब डेटा हमारा 30 या 30 से कम हो और वो अननोन हो। 30 सॉरी देखिए, जेड टेस्ट कब यूज़ करते हैं, जब 30 से कम हो लेकिन अननोन हो, या 30 से ज़्यादा हो और अननोन हो। कंफ्यूज मत होइएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जेड टेस्ट का यूज़ दो बार। अगर 30 से कम है, अननोन है, 30 से कम है और नोन है तो जेड टेस्ट लगाओ, या 30 से ज़्यादा है और अननोन है तो लगा दो। मैं फिर से बोलता हूँ, जेड टेस्ट का क्यों इंपॉर्टेंट है, 30 से कम है, नोन है तो लगाओ, 30 से ज़्यादा है और अननोन है तो लगाओ। क्लियर है? हाँ सर। एफ टेस्ट का यूज़ कब करते हैं, ये हम लोग एफ टेस्ट का यूज़ करते हैं ये वेरिएंस के लिए, हम लोग वेरिएंस को टेस्ट करने के लिए हम एफ टेस्ट का यूज़ करते हैं गाइस। अगर हम टी टेस्ट की बात करें, टी टेस्ट का यूज़ कब करते हैं, जब 30 से कम हो लेकिन इस बार क्या अननोन हो, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, 30 से कम अगर नोन होता है तो वो जेड टेस्ट का काम होता है। क्लियर? तो 30 से कम हो और अननोन होगा तो जाएंगे जेड टेस्ट के पास में। काई स्क्वायर का यूज़ क्या होता है कि ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी या एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी में डिफरेंस पता करना। तो कंफ्यूज मत होइएगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, टी टेस्ट का यूज़ तब करते हैं जब 30 से कम हो लेकिन डेटा अननोन हो। क्लियर? हाँ। जेड टेस्ट का यूज़ तब करते हैं जब 30 से कम हो लेकिन नोन हो इस बार, या 30 ज़्यादा हो और अननोन हो। तो क्लियर है क्या? हाँ सर। आइएगा, आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे गैस, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, देखिएगा आइएगा।
अगर हमसे बात करें, अगर हमसे बात करते हैं गाइस, देखिए टी टेस्ट, देखिए टी टेस्ट क्या होता है। तो अगर हम टी टेस्ट की बात करें, थोड़ी देर पहले देखा था कि टी टेस्ट का यूज़ कब करना है, जब आपकी जो जब आपका एन जो हो क्या, अगर वो एन 30 से कम हो और क्या हो, अगर वो नोन होता है हमारा, तो हम उस समय यूज़ करते हैं कौन सा टेस्ट, हम उस समय यूज़ करते हैं अपना, हम उसमें यूज़ करते हैं टी टेस्ट। मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी कि टी टेस्ट का यूज़ करने का यूज़ क्या है, सॉरी 30 से कम हो, लेकिन वो क्या वो हमारा अगर अननोन है, तो देखिए हाँ यहाँ पे अगर अननोन है तो हम टी टेस्ट का यूज़ करेंगे। आइए आगे बात करते हैं, देखिएगा आगे हम बात करते हैं गाइस। देखिए टी टेस्ट से बात करते हैं आपसे। देखिए पहली बात है, देखिए टी टेस्ट कैसा टेस्ट है, पैरामेट्रिक या नॉन पैरामेट्रिक है। तो ध्यान रखिए टी टेस्ट हमारे वो पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। टी टेस्ट क्या होता है, हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट है और इसे स्मॉल सैम्पल टेस्ट भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो पॉपुलेशन क्या होती है, इसमें जो पॉपुलेशन हमारी होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट है। देखिएगा ये कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखा, इसको तो हम याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी जो पॉपुलेशन है वो क्या है, इनफाइनाइट है, क्या है, नॉर्मल है, क्या है, इंडिपेंडेंट। 3 वर्ड में साथ बोलिएगा। टी टेस्ट के अंदर में जो इसकी पॉपुलेशन है वो क्या है, इनफाइनाइट है, नॉर्मल है और क्या है, इंडिपेंडेंट है। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि टी टेस्ट का यूज़ कब करना, स्मॉल सैम्पल टेस्ट होता है। और यहाँ 30 से कम क्या होती चाहिए, अननोन होती है हमारी, क्या होती है गाइस, अननोन होती है हमारी। तो यहाँ पे पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मीन का यूज़ करते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मीन पर पता करते हैं और फिर मीन से ही कंपेयर करते हैं। सारा कुछ मीन के ही द्वारा होता है। तो यहाँ रखिएगा, टी टेस्ट का जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो उस समय मीन आप टिक कर दिएगा, भले मीन और मीडिया कुछ भी ऑप्शन में देगा तो मीन लगा के आपको सीधे आपको मीन को टिक करना हो। ध्यान रखिएगा। तो गाइस ध्यान रखिएगा, जो हमारा टी टेस्ट होता है ये 1 साइडेड भी हमारा हो सकता है और जो टी टेस्ट हमारा है ये 2 साइडेड भी हमारा हो सकता है। तो दोनों साइडेड चलता है, ध्यान में रखिएगा टी टेस्ट हमारा। आगे गाइस बात करते हैं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम आपसे गाइस टी टेस्ट के फॉर्मूले के बारे में बातें करें, देखिएगा तो टी टेस्ट का फॉर्मूला देखिएगा, टी टेस्ट का फॉर्मूला हमारा होता है टी इज इक्वल टू एक्स। देखिए यहाँ पे मैं फॉर्मूला दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये इसका यहाँ पे ये फॉर्मूला है। ये लीजिए इसका फॉर्मूला है, यहाँ पे देखिएगा, ये इसका फॉर्मूला रखिएगा। तो टी टेस्ट का फॉर्मूला रखिएगा, टी टेस्ट हमारा फॉर्मूला है, याद कर लीजिएगा। क्योंकि 2 वैल्यू रहेंगे, 2 चीज़ों में हम डिफरेंस पता करते हैं, तो एक पहले वाले का मीन दूसरे वाले के मीन माइनस करेंगे, अपॉन में ले जाएंगे स्टैंडर्ड डिवीजन पे। तो पहले वाले का स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर अपॉन में n1 जितने नंबर्स होंगे, प्लस में दूसरे वाले का स्टैंडर्ड डिवीजन उसका स्क्वायर अपॉन में उसका नंबर जितने नंबर समान होंगे। ये करके हम टी टेस्ट यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा और बात ध्यान रखिएगा, आगे थोड़ा सा हम बात करते हैं आपसे टी टेस्ट के बारे में जो इंपॉर्टेंट है। थोड़ा यहाँ देखिएगा, अगर आपसे बात करें पे टी टेस्ट के बारे में, देखिए टी टेस्ट जो हमारा होता है वो हो सकता है कि वो पेड हो या नॉन पेड हो। अगर गाइस वो पेड है तो वो डिपेंडेंट होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वैल्यू 0.05 से कम होती है यहाँ पे। और आप ये मान के चलते हैं कि जो 2 ग्रुप्स हम यहाँ पे ले रहे हैं वो इक्वल नहीं है, यानी कि देयर इज़ अ वेरिएंस इन इट। ठीक उल्टा होता है जिसे कहते हैं नॉन पेड वाला टी टेस्ट के अंदर में, जिसमें जो इंडिपेंडेंट होता है हमारा, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि ये अनपेड है और ये इंडिपेंडेंट है। गाइस थोड़ा सा आगे बात करते हैं, देखिएगा स्टैटिस्टिकल क्वालिटी की बात करें तो जो अल्फा होता है ये हमारा प्रोड्यूसर के रिस्क को शो करता है, जो बीटा हमारा होता है ये कंज्यूमर के रिस्क को शो करता है। थोड़ा सा गाइस बात करते हैं वो केसेस कब कब होगा जहाँ पे हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। देखिए तो 4 केसेस मैंने लिख दिया है जहाँ पे हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। पहला, अगर हमारी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लोअर है, कम है, लोअर क्रिटिकल वैल्यू से, तो रिजेक्ट कर देंगे 2 स्केल टेस्ट में। अगर हम बात करें या फिर अगर टेस्ट हमारा जो है ज़्यादा है अपर क्रिटिकल वैल्यू में 2 साइडेड टेस्ट में, तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को। या फिर अगर टेस्ट हमारा ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा, तो भी हम उसको रिजेक्ट कर देंगे W से। क्लियर है, क्रिटिकल वैल्यू से, क्रिटिकल CU से, क्रिटिकल वैल्यू से राइट टेल टेस्ट में। और अगर हमारा जो टेस्ट है अगर वो कम है क्रिटिकल वैल्यू से, लेकिन लेफ्ट वाले में, ठीक है, तो भी हम उसको रिजेक्ट कर देंगे अपने नल हाइपोथेसिस को। तो 4 केसेस मैंने लिख दिया है, जो हम क्रक्स बना के मैंने लिख दिया है कि कब कब ऐसा सिचुएशन आएगा जब हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने वाले हैं। क्विकली रिपीट करते हैं, जब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आपकी कम है लोअर क्रिटिकल वैल्यू से 2 टाइप टेस्ट में। क्लियर है, हाँ। या फिर टेस्ट ज़्यादा है लेकिन अपर से, तो रिजेक्ट कर देंगे। टेस्ट ज़्यादा है क्रिटिकल वैल्यू से, राइट में, रिजेक्ट कर देंगे। टेस्ट कम है क्रिटिकल से, लेफ्ट में, तो रिजेक्ट कर देंगे। 4 केसेस ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पज़ से आप सभी के लिए, ठीक है ना।
याद करने सिंपल से ट्रिक देखो कैसे याद रखोगे। अगर टी 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 चार चार बार लिख दिए भाई, यहाँ ऐसे साइन, दो बार ऐसे साइन, फिर एक बार ऐसे साइन, ऊपर लोअर है, फिर अपर है, फिर दोनों में क्रिटिकल वैल्यू, ऊपर में टी आर एन, ऊपर में टू टाइप टेस्ट है, फिर राइट वाला हो गया, फिर आपका नीचे वाला लेफ्ट हो गया। ये चार केसेस होते हैं, तो ध्यान रखिएगा नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, अदरवाइज नल हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। गाइस बात करते हैं कि नल हाइपोथेसिस को जो हम यूज़ करते हैं, इसका टेस्ट यूज़ करने में क्या लिमिटेशंस है। पहली बात है कि हमें सिर्फ मदद करता है, हमें कुछ एक्सप्लेन नहीं करता है। कुछ एक्सप्लेन करता है क्या, नहीं सर। तो ध्यान रखिए पहला इसका लिमिटेशन क्या होता है कि ये सिर्फ हमें ये मदद कर सकता है, मदद करता है, बट यही होगा ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये सिर्फ मदद करता है, हमें ये पहली बात है कि रीज़न भी एक्सप्लेन नहीं करता कि वाई, व्हाट इज़ द रीज़न। तो हमें ये रीज़न भी एक्सप्लेन नहीं करता। तीसरा क्या, ये केवल प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे कुछ भी सर्टेनिटी नहीं है कि नहीं ये होना ही होना है, तो ये भी दिक्कत है। चौथा क्या, इसमें डिसीजंस नहीं लिया जा सकता, इसके अंदर हम उसको देख के डिसीजंस हम मेड नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा लिमिटेशंस निकल के आ रहा है, ध्यान रखिएगा नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने का। पहला ये फिर से रिपीट करता हूँ कि सिर्फ हमें ये मदद कर सकता है, ये हमें रीज़न एक्सप्लेन नहीं करता कि क्यों ऐसा हो रहा है, हमें ये डिसीजंस लेने में हेल्प नहीं करता है। अगला क्या है कि ये केवल प्रोबेबिलिटी है, सर्टेनिटी का यहाँ पे कुछ भी चीज़ नहीं होता है। क्लियर है क्या? हाँ सर। गाइस आगे बात करते हैं, देखिएगा काई स्क्वायर से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं आपसे। देखिएगा गाइस काई स्क्वायर, ध्यान रखिएगा काई स्क्वायर को कार्ल पियर्सन ने 1900 में दिया था। एक इंडिपेंडेंट टाइप स्केल हमारा होता है। हमने ये देखा थोड़ी देर पहले कि जो टी टेस्ट था वो इनफाइनाइट है, नॉर्मल है, और ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है। और जो काई स्क्वायर है, क्योंकि देखिए प्रॉपर्टीज़ का ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, और जो काई स्क्वायर है ये भी इंडिपेंडेंट है। ध्यान रखिएगा ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमारा होता है, ध्यान रखिएगा ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। लेकिन जैसा हमने देखा कि जो हमारा ये टी टेस्ट था वो टू साइडेड टेस्ट था, लेकिन ये नहीं है ऐसा। ये केवल और केवल राइट टेल टेस्ट हमारा होता है, कार्ल पियर्सन वाला काई स्क्वायर टेस्ट हमारा। क्लियर, यानी कि ये सिर्फ हमारा इस पार्ट में रेंज करता है कि राइट हैंड टेल टेस्ट है ना, तो सिर्फ यहीं पे रेंज करता है, यानी कि इसमें 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके इनफाइनाइट तक हम जाने की इसमें प्रोबेबिलिटीज़ के अंदर में बनाते हैं। क्लियर है? यस सर। यहीं पे इसका जो राइट हैंड साइड में ही सारा कुछ डिसाइड होगा कि एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, क्या कुछ करना है, जो भी करना है, तो इसको हम राइट साइड में ही इसको टेस्ट करते हैं। क्लियर हो गया क्या? यस सर। देखिएगा जैसे कि मीन वाले के अंदर, जैसे टी टेस्ट में सारा कुछ मीन पे था, वैसे काई स्क्वायर के अंदर में सारा कुछ किस में होता है, डेटा के फ्रिक्वेंसी पे। किस पे होता है बच्चा? डेटा के फ्रिक्वेंसी पे माय फ्रेंड्स होता है, माय डियर फ्रेंड्स होता है। ठीक है ना? ऐसे आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी हम लोग ग्रुप बनाते हैं, यहाँ पे लगभग 50 ग्रुप बनाते हैं, और हर ग्रुप के अंदर में ये कोशिश करते हैं कि किसी भी ग्रुप के अंदर में कम से कम 10, किसी ग्रुप में भी 10 एटलीस्ट लोग हो ही हों। तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग ग्रुप बनाते हैं कि ग्रुप 50 तक होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, एंड किसी भी ग्रुप में 10 से कम नहीं होना चाहिए, इस बात का हमें खास ध्यान रखना पड़ता है। तो ये दो डेटा रखिएगा, 50 ग्रुप और 10 से किसी में कम ना हो, ये इस बात का हमें खास ध्यान यहाँ पे रखते हैं। क्लियर हो गया गाइस? यस सर। आगे हम बात करते हैं, आगे अगर गाइस हमसे बात करते हैं, देखिएगा पॉजिटिव स्क्यूनेस। देखिए ये जो हमारा ये क्या होता है, एक पॉजिटिव, अगर हम आपसे बात, ये क्या होता है, ये हमारा ये पॉजिटिव स्क्यूनेस टेस्ट हमारा होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, देखिएगा गाइस के हम से बात करते हैं। देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है हम जानते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा, हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम के बात का मतलब होता है कि कितना आप फ्री हो, कि आप कितने बार आप फ्री हो, या कितने नंबर्स हैं जो आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हो। दैन डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बातें हो रही है यहाँ पे। अगर वन साइडेड टेस्ट होता है हमारा, तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि वो n-1 होता है। अगर टू साइडेड टेस्ट होता है तो n-1 प्लस n-2 में हमारा देखने को मिलता है। हम ये भी कह सकते हैं कि n-1 प्लस n1, ठीक है, प्लस n2 इक्वल टू 2 हो गया, हम ये भी यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन गाइस से बात करते हैं काई स्क्वायर के अंदर में। देखिए काई स्क्वायर के अंदर में अगर हम आपसे बात करें डिग्री ऑफ फ्रीडम का, तो देखिएगा इसमें क्या लिखा गया, ये पहली बात है ध्यान की, काई स्क्वायर का पैरामीट्रिक सिर्फ जो काई स्क्वायर पहली बात ध्यान रखिएगा, काई स्क्वायर एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है, ध्यान में रखिएगा। जो काई स्क्वायर टेस्ट है लेकिन पैरामीट्रिक एक जगह पे हमारा हो सकता है, तो काई स्क्वायर टेस्ट सिर्फ और सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम में ही पैरामीट्रिक हो सकता है। तो क्या जो डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर में ही केवल काई स्क्वायर हमारा पैरामीट्रिक हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। हमने देख लिया है कि इसके फॉर्मूले दो तरीके के हमारे होते हैं, लेकिन अगर मैं फिर से रिपीट करूं तो इसका फॉर्मूला n-1 होता है,
कंटीजेंसी टेबल की बात करें, कंटीजेंसी टेबल के अंदर में अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम को यूज़ कर रहे हैं अब अभी काई स्क्वायर के लिए, तो ध्यान में रखिएगा इसका फॉर्मूला हो जाता है ρ-1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में इसका फॉर्मूला हो जाता है जिसे कहते हैं कॉलम -1। तो ध्यान में रखिएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम से जुड़ी दो बातें, अगर छोटा है तो n-1 पर लेके जाएंगे, अगर कंटीजेंसी टेबल है तो n-1 आप बोल सकते हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि कंटीजेंसी टेबल के अंदर में ρ-1 अपॉन में कॉलम -1, तो ये भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं जब भी हम लोग काई स्क्वायर की बातें करते हैं और डिग्री ऑफ फ्रीडम की बातें करते हैं। आगे चलते हैं देखिएगा गाइस, मैंने बताया आपको कि डिग्री ऑफ फ्रीडम से जुड़ी बातें क्या खास आप लोग के लिए इसके अंदर में। तो सवाल देखिएगा, अगर हम पैरामीट्रिक की बात करें काई स्क्वायर के अंदर में, काई स्क्वायर वैसे तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, लेकिन ये एक चीज़ में ये पैरामीट्रिक शो करता है, किसमें शो करता है, टेस्ट ऑफ कंपेयरिंग वेरिएंस। यानी कि टेस्ट ऑफ कंपेयरिंग वेरिएंस के अंदर में जो हमारा काई स्क्वायर होता है ये पैरामीट्रिक शो करता है। इसके अलावा जैसे टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट हो गया, ठीक है, होमोजेनियस हमारा हो गया, या फिर हमारा इंडिपेंडेंट, या फिर हमारा अगर इंडिपेंडेंट हमारा हो गया, तो इन तीनों केसेस के अंदर में ये हमारा नॉन पैरामीट्रिक को शो करता है। गाइस अगर हम आपसे बात करें, मुझे बताओ गुडनेस ऑफ फीट क्या होता है, देखिएगा, यानी यहाँ पर सिर्फ डिफरेंट होता है, यहाँ पर सिर्फ डिफरेंट होता है, हमारा इंटरवल नहीं होता। तो गुडनेस ऑफ फीट में क्या होता है, यहाँ पे केवल हमारा डिविडेंड होता है हमारा यहाँ पे, और कोई भी यहाँ पे डिविडेंड हमारा हमें यहाँ पे ये डिवाइड होती है इंटरवल के अंदर में, यानी कि कुछ ग्रुप्स में आप डिवाइड करते हैं। गुडनेस ऑफ फीट, देखिए नाम बता रहा है कि गुडनेस ऑफ फीट मतलब कि बैठाना किसी चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ क्या यहाँ चीज़ को डिवाइड करते हैं इंटरवल पे। दूसरा होता है जिसे कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो होता है हमारा इंटरवल इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला हमारा होता है, अच्छा बताओ, देखिए जो गुडनेस ऑफ फीट है ना, ये इसके अंदर देखिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे होता है। तो बाइनोमियल का n-1 होता है, इसका ये पॉइजन वाले बाइनोमियल का डिस्ट्रीब्यूशन का n-1 होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का 2 होता है, जिसे n-2 कहते हैं, और नॉर्मल वाले का 3 होता है, जिसे n-3 कहते हैं। क्लियर है क्या? हाँ सर। वैसे अगर हम बात करें नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की बात करें तो गुडनेस ऑफ फीट हमारा होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे चूँकि डिवाइड करते हैं, हम इस चीज़ को पहले देख लिया। दूसरा होता है जिसमें इंडिपेंडेंट का, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग टेस्ट करते हैं कि वेदर कि क्या जो हम लोग ले रहे हैं एट्रीब्यूट्स, क्या वो एट्रीब्यूट सही है या नहीं है। तो आप ये चेक करते हैं कि जो हमने एट्रीब्यूट्स लिया है क्या वो एट्रीब्यूट सही है कि नहीं सही है। हमारा तीसरा हमारा होता है इसे कहते हैं होमोजेनियस। यहाँ पर हम चेक करते हैं कि सैम्पल का डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन से डिस्ट्रीब्यूशन से कितना मैच कर रहा है और कितना मैच नहीं कर रहा है। तो हमने ये देखा कि काई स्क्वायर का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, कब से कब तक यूज़ करते हैं इसका। हमने इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम में देखा कि n-1 होता है, कंटीजेंसी टेबल के अंदर में ρ-1 और कॉलम -1 हमारा होता है, ρ-1 और कॉलम -1 हमारा होता है। हमने ये भी देखा इसके अंदर में काई स्क्वायर पैरामीट्रिक भी होता है, टेस्ट ऑफ कंपेयरिंग वेरिएंस के अंदर में इंडिपेंडेंट होता है, नॉन पैरामीट्रिक होता है टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फीट में, इंडिपेंडेंट में और होमोजेनिटी में। क्लियर है क्या? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो गाइस देखिए कि पैरामीट्रिक टेस्ट कौन से, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कौन से, देखिएगा अगर हम पैरामीट्रिक टेस्ट की बात करें तो वन वे एनोवा, देखिएगा वन वे एनोवा क्या है, वन वे एनोवा की बात करो, ये एफ टेस्ट की बात करो, दोनों हमारा पैरामीट्रिक टेस्ट हमारा होता है। तो पैरामीट्रिक टेस्ट कौन सा है हमारा, जो वन वे एनोवा है, जो वन वे एनोवा है, ये जो एफ टेस्ट है क्या गाइस, जो वन वे एनोवा है, जो या फिर जो हमारा वन वे एनोवा जो है, या फिर जो हमारा एफ टेस्ट है, इसे पैरामीट्रिक टेस्ट करते हैं। वन वे एनोवा ध्यान रखिएगा, वन वे एनोवा क्या है, पैरामीट्रिक टेस्ट है, और एफ टेस्ट क्या है, दोनों पैरामीट्रिक के ध्यान में रखिएगा। नॉन पैरामीट्रिक की बात करें तो विल्किंसन हमारा हो गया, रैंक हमारा हो गया, तो ये दोनों हमारे क्या नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हमारे होते हैं। क्लियर हो गया? यस सर। तो गाइस बात करते हैं, देखिए पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर में एक होता है जिसे कहते हैं गाइस, जिसे कहते हैं रेशियो, एक होता है जिसे कहते हैं, एक होता है इंटरवल, और एक होता है पैरामीट्रिक। ये ध्यान रखिएगा, पैरामीट्रिक हमेशा क्या होता है, मीन पे किया जाता है, और मैं पहले देख लिया है कि इसके अंदर में रेशियो आता है, इंटरवल हमारा आता है। ऐसा अगर आपसे बात करें नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, अगर आपसे बात करें नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की अगर आपसे बात करें, आप देखिएगा तो ये मीडियम पे होता है हमारा, ये इस क्योंकि नॉन है तो इसका कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा नहीं होता है, यहाँ पे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, यहाँ पे कोई भी एग्जप्शन नहीं मेट नहीं करते, और ये पूरी तरीके से ये फ्री हमारा होता है गाइस। क्लियर है?
यस, अगर कैसे आपसे बात करें नॉन, अगर तो एक बात और ध्यान रखिएगा, जो नॉन पैमेट्रिक टेस्ट हमारा होता है ये ऑर्डिनल स्केल हमारा होता है, नॉमिनल स्केल होता है हमारा, और जो नॉन पैमेट्रिक टेस्ट हमारा होता है ये हमेशा डिस्क्रीट को शो करता है। किसको शो करता है? हमेशा ये डिस्क्रीट को शो करता है। ऐसा जल्दी से बात करते हैं, देखिएगा मान विथने का यू टेस्ट क्या करता है। देखिएगा मान विथने के टेस्ट को हम यू टेस्ट भी कहते हैं। ये दो इंडिपेंडेंट सैंपल के बेसिस पे बनाया जाता है, क्योंकि ये नॉन पैमेट्रिक टेस्ट हमारा होता है। ये मीडियम को शो करता है, मैं देख लिया पैमेट्रिक वाला मीडियम को शो करता है, नॉन पैमेट्रिक वाला मीडियम को शो करता है। क्लियर हो गया सर? देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें कुछ स्टेप्स देखिए गया है। इसके अंदर सबसे पहले चीज़ों को रैंक करते हैं। देखिएगा हम यहाँ पे चीज़ों को रैंक करते हैं, इवेलुएट करते हैं, ध्यान रखिएगा। हम बच्चों को रैंक करते हैं, ध्यान रखिए, यहाँ पर रैंक करते हैं, इवेल्यूशन करते हैं सभी स्टेप्स को। क्लियर है? पहले रैंक करते हैं यहाँ पे, ठीक है, फिर उसके बाद उसको नंबर 2 पे उसको इवेलुएट करते हैं। पहले रैंक करते हैं, इवेलुएट करते हैं, और फिर तीसरे पे देखते हैं कि सब कुछ सही है या नहीं सही। क्लियर हो गया? तो पहले रैंक करते हैं, तो इसलिए हम लोग मान विथने यू टेस्ट को रैंक टेस्ट भी करते हैं। यहाँ पे चीज़ों को रैंक करने का काम करते हैं, रैंक करते हैं, इवेलुएट करते हैं, फिर उसमें से देखते हैं क्या कुछ है क्या कुछ नहीं। ध्यान रखिएगा ये हमेशा टू टेल, ध्यान रखिएगा ये हमेशा टू टेल नहीं होता है। ये टू टेल आप ऐसे ले सकते हो उसको, लेकिन ये हमेशा टू टेल होगा ये ज़रूरी नहीं होता। क्लियर हो गया? ये सर जब यूज़ करते हैं दो पौधे, देखिएगा इसका यूज़ पहली बात है कब करते हैं। देखिएगा मान विथने टेस्ट तब यूज़ करते हैं जब कम से कम जब दो पॉपुलेशन क्या हो आइडेंटिकल हो, तो इसका यूज़ तब किया जाता है। रैंक करना ना, हम इसमें रैंक करना है ऐसा, तो इसका यूज़ तब हम लोग करते हैं जब दो पॉपुलेशन में क्या होता हमारा चीज़ें सेम ना हो, डिफरेंट हमारे, ठीक है। जब यूज़ करते हैं जब दो पॉपुलेशन क्या हो आइडेंटिकल, जब आइडेंटिकल जब सेम हो, तो ये तब हम लोग यूज़ करते हैं मान विथने के यू टेस्ट का। क्लियर आपको हो गया? यस, आइए आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे एक बात देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट में यहाँ लिख दिया था कि जो पैमेट्रिक टेस्ट हमारा होता है, तो पैमेट्रिक टेस्ट का जो टी टेस्ट होता है हमारा, वो नॉन पैमेट्रिक के मान विथने के टेस्ट के बराबर होता है हमारा। मान विथने टेस्ट कौन सा? यू टेस्ट होता है, हमने थोड़ी पहले ही देख लिया। मान विथने टेस्ट में रैंक करते हैं बच्चों को, जब दो ग्रुप्स क्या आइडेंटिकल होती है तो हम लोग उसका यूज़ करते हैं मान विथने टेस्ट का। वहाँ पर रैंक करने का हम लोग यूज़ करते हैं, और वह भी एक इंडिपेंडेंट टेस्ट हमने पहले देख लिया कि वह भी एक इंडिपेंडेंट टेस्ट है, नॉन रैंडम नहीं होता, तो वो मीडियन को मैंने लेकर चीज़ें शो किया। बताइए बात करते हैं, देखिए खुरसाल वाली का देखिए कौन सा टेस्ट है। देखिएगा ये भी एक इंडिपेंडेंट टेस्ट है, और ये एक नॉन पैमेट्रिक टेस्ट हमारा होता है। और सबसे खास बात क्या है कि इस टेस्ट को एच टेस्ट कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात करें इसके अंदर में, तो इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा होता है खुरसाल टेस्ट का, वो n-1 होता है। जैसे काई स्क्वायर का होता है n-1, वैसे ही इसका भी n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम देखने को मिलता है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो मान विथने टेस्ट था यू टेस्ट हमारा, उसका एक्सटेंशन अगर कहीं किया गया तो वो खुरसाल के टेस्ट में किया गया है। तो हमने ये देखा कि जो खुरसाल का टेस्ट है वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट होता है, नॉन पैमेट्रिक टेस्ट को शो करता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका n-1 होता है। जैसा काई स्क्वायर का था वैसा ही हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। खुरसाल के टेस्ट को एच टेस्ट भी कहा जाता है, और ये मान विथने के टेस्ट का एक्सटेंशन हम सभी को देखने को मिलता है। थोड़ा सा बात ध्यान में रखिएगा गाइस यहाँ पे कि जो खुरसाल का टेस्ट होता है हमारा, यहाँ पे जो साइज होती है वो एटलीस्ट 5 होनी चाहिए, यानी कि अगर आपके डेटा 5 से कम है तो आप खुरसाल के टेस्ट को यूज़ नहीं कर पाओगे। तो खुरसाल के टेस्ट को यूज़ करने के लिए ये मैंडेटरी है कि जो साइज आपका होना चाहिए माय डियर, वो आपके 5 होना चाहिए। तो 5 अगर साइज है तो आप खुरसाल के टेस्ट को यूज़ कर पाओगे आप। क्लियर है क्या? हाँ सर, आगे बात करते हैं। देखिएगा कि आखिर हम लोग इनके टेस्ट में क्या यूज़ करते हैं। देखिएगा हम लोग खुरसाल के टेस्ट में ये यूज़ करते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं कि पॉपुलेशन में से अगर ध्यान रखिएगा 3 या 3 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करने के लिए क्या वो सेम पॉपुलेशन से निकल के आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग उस समय खुरसाल के टेस्ट का यूज़ करते हैं। ये रैंक नहीं कराता, ध्यान में रखिए। यहाँ पे क्या पता करते हैं कि किसी पॉपुलेशन में से जो हमने डेटा निकाला है, 3 अलग अलग हमने वैरायटीज़ निकाली हुई है, तो हम ये चेक करते हैं कि क्या वो वैरायटीज़, क्या वो चीज़ें पॉपुलेशन उसी पॉपुलेशन में से आई हैं या नहीं आई। तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, 3 या 3 से ज़्यादा यहाँ पे चेक किया जाता है। तो ऐसा गाइस बात करते हैं, हम ये देखा कि एक्सटेंशन है, मान विथने का टेस्ट है, लेकिन ये जो खुरसाल वाली टेस्ट हमारा होता है ये 1 वे एनोवा के बराबर होता है। तो ध्यान रखिएगा ये क्या होता है, इक्विवेलेंट किसके, ये गाइस इक्विवेलेंट है 1 वे एनोवा के, एक्सटेंशन है मान विथने के टेस्ट का। एक बताओ ध्यान रखिएगा कि आखिर हम लोग खुरसाल के टेस्ट को यूज़ कब करेंगे। तो जब भी एनोवा का एग्जप्शन सबमिट नहीं होता है हमारा, तो उस समय हम लोग खुरसाल के टेस्ट का यूज़ करते हैं। कि ये क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, हम ये बता देता है ये टेस्ट हमारा
कि क्या जो हमने 3 वैरायटीज़ लिया है क्या वो इसमें से उस पॉपुलेशन से आ रही है नहीं आ रही है, हमें बता देगा। लेकिन हमें ये नहीं बताता है कि किस में अंतर है। ठीक है, हमें ये बता देगा कि हाँ ये अंतर आ रहा है, बट किस में आ रहा है इसके लिए हम एक नया टेस्ट करते हैं जिसे कहते हैं पोस्ट हॉक टेस्ट करते हैं। जब पोस्ट हॉक टेस्ट कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर उसमें डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है। आइए बात करते हैं स्पियरमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट को। देखिएगा गाइस, स्पियरमैन रैंक की अगर हम बात करें तो इसको चार्ल्स स्पियरमैन ने दिया हुआ था। क्लियर, ध्यान रखिएगा, ये नंबर्स की बेसिस पे होता है। यहाँ पे ये यहाँ नंबर्स नहीं होता है, यहाँ पे चीज़ों को रैंक करते हैं, ना कि यहाँ पे नंबर नहीं होता है, यहाँ पे चीज़ों को रैंक करते हैं, जिसको चार्ल्स स्पियर ने दिया हुआ था। फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। फॉर्मूला R = 1 माइनस है, ध्यान रखिएगा। फिर वो एक ब्रैकेट बना के कर्ली ब्रेसेस बना के आप लिखोगे 6 सिग्मा D का स्क्वायर। D क्या है? D दो वैल्यूज़ के डिफरेंस का स्क्वायर होता है यहाँ पे, अपॉन में n स्क्वायर -1 करते हो तो ये मेरा हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जो स्पियरमैन का रैंक टेस्ट है ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है। ध्यान रखिए, कुछ ऑथर्स ने स्पियरमैन रैंक को शो करने के लिए रो का भी यूज़ किया। इस देखो, ये तो उसे बनाया गया, ये जो साइन बनाया यहाँ पे, तो इसको रो भी करता है। तो कुछ ऑथर्स ने इसको रो भी यूज़ किया है इसको बताने के लिए कोफिशिएंट में। गाइस अब बताओ मुझे कब लगाएंगे? तो देखिएगा, ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि इसको मेनली तब लगाते हैं जब सैम्पल साइज हमारा 30 एक्सीड नहीं करता है हमारा मेनली। ठीक है, ताकि कि तब लगाते हैं जब सैम्पल साइज हमारा 30 एक्सीड नहीं करेगा, तो हम उस समय उसको यूज़ करेंगे। क्लियर है? यस सर। थोड़ा सा कुछ और बातें ध्यान में रखिएगा, इस स्पियरमैन रैंक से जुड़ी इंपॉर्टेंट बात है आप लोग के लिए। देखिएगा, हम यहाँ पे एज्यूम करके चलते हैं, यहाँ पे हम नल हाइपोथेसिस को हम यहाँ पे 0 लेके चलते हैं, यानी कि नल हाइपोथेसिस को 0 लेने का मतलब ये है हम यहाँ पे रो को भी 30 लेके चलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप एक वेरिएबल में भी चेंज करोगे, ध्यान रखिएगा, तो उसका इम्पैक्ट दूसरों पे नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना? क्लियर है? तो यानी इसमें इसका ये क्या हुआ कि रो 0 होने का या फिर नल हाइपोथेसिस 0 होने का, कि अगर आप किसी एक वेरिएबल के रैंक में चेंजेस करते हो, इंक्रीज़ करते हो, द रैंक ऑफ अदर वेरिएबल डस नॉट इंक्रीज, तो दूसरे वेरिएबल के रैंक में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्लियर है? हाँ सर। थोड़ा सा एक बात और ध्यान रखिएगा, नीचे मैंने नोट डाल के लिख दिया, नोट ध्यान रखिएगा, अगर रो मेरा 0 है और वो ट्रू है, वो सही है ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा n-2 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा एक बात और ध्यान रखिएगा गाइस यहाँ पे, कि जो स्पियरमैन से रैंक को रिलेशन हमारा होता है, ये मोनोटोनिक रिलेशन को एज्यूम करके चलता है। किसको एज्यूम करके चलता है? ये मोनोटोनिक रिलेशन को लेकर चलता है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा पियर्सन का टेस्ट होता है वो पैरामीट्रिक होता है और वो पॉली होता है, वो मोनो नहीं होता, क्योंकि मोनो कौन होता है? मोनो वाला हमारा स्पियरमैन। तो स्पियरमैन कौन सा? स्पियरमैन वाला जो हमारा है वो मोनोटोनिक को शो करता है। ये बात करते हैं थोड़ा जल्दी से अनुवा के बारे में। देखिएगा, देखिए गाइस, अनुवा क्या होता है? जिसका फुल फॉर्म हमारा एंसेस और वेरिएंस होता है हमारा। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा होता है। क्लियर है क्या? हाँ सर, क्लियर है। अगर आपसे बात करें इसके बारे में, देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं अनुवा के अंदर, अनुवा में हम लोग ये लेके चलते हैं, यहाँ पे हम लोग 2 से ज़्यादा सैंपल लेते हैं और यहाँ पे भी मीन पता करते हैं। यानी यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी मोर देन 2 सैंपल हमारे होते हैं और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमको मीन पता करना होता है। ठीक है ना? यहाँ मोर देन 2 सैंपल यहाँ पे लेते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, इसे कौन दिया है? तो अनुवा को R.A. फिशर ने दिया था और यही वो पर्सन हैं जिन्होंने जेड टेस्ट भी दिया है, एफ टेस्ट भी दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो यही हमारे वो पर्सन जिन्होंने जेड टेस्ट भी दिया है और इन्होंने ही एफ टेस्ट भी दिया है और इन्होंने ही हमारा वेरिएंस भी दिया है, इन्होंने ही अनुवा भी दिया हुआ था। क्लियर है? हाँ सर। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ ये भी इंडिपेंडेंट होता है। हमने देखा सभी इंडिपेंडेंट, देखिए सभी इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, सभी इंडिपेंडेंट हमारे होते हैं, तो ये भी इंडिपेंडेंट हमारा, ये भी हमारा एक इंडिपेंडेंट ही हमारा होता है। क्लियर है क्या? हाँ सर, ये भी क्लियर है हमारा। रैंडमली लेते हैं, ये भी क्लियर होता है। अच्छा, इसमें देखिएगा, इसको थोड़ा सा पहले R.A. फिशर ने बताया था और थोड़ा सा इसके बाद इसकी थोड़ा सा और एक्सटेंशन किया है प्रोफेसर स्नेवार्ट ने, थोड़ा सा इसको और एक्सटेंशन उन्होंने किया हुआ था। गाइस, अनुवा के अंदर में एक थोड़ा सा बात ध्यान रखिएगा, FC थोड़ा सा लेके इंपॉर्टेंट बातें हमारे देखिएगा। क्लियर है गाइस? तो अगर मैं आपसे FC के बारे में बात करूँ, यहाँ देखिए इसका FC का फॉर्मूला हमारा होता है, इसे कहते हैं बिटवीन सैंपल
अपॉन में विथ इन सैंपल क्या होता है, बिटवीन सैंपल अपॉन विथ इन सैंपल। गाइस देखिए अगर हमारा एफ सी जो है वो ज़्यादा आ रहा है क्रिटिकल वैल्यू से, हम नल हम क्या करेंगे, हम अगर मेरा एफ सी जो है वो क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा आ रहा है राइट टेल टेस्ट में, तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ थोड़ी देर पहले चार्ट के चीज़ों के अंदर में, तो हम ऐसे चीज़ में अगर टेस्ट हाइपोथेसिस ज़्यादा ही हमारी आ रही टेस्ट स्टैटिस्टिक्स ज़्यादा है क्रिटिकल वैल्यू से राइट टेल टेस्ट में, तो हम रिजेक्ट कर देते हैं, ध्यान रखिए। या फिर अगर एफ सी बड़ा है, ध्यान रखिए, अच्छा एफ सी बड़ा कब होगा, एफ सी बड़ा तब होगा जब हमारा बिटवीन सैंपल ज़्यादा होता है विथ इन सैंपल। तो क्लियर है क्या? यस सर, बस इतना ही हमें स्टडी करना है स्टैट्स में जो हमारे रिलेवेंट है। अब अगर इसको इतना ही रखते हैं, अगले पार्ट में जब हम आपसे मिलेंगे तो फिर वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे रिसर्च इसके आगे। ठीक है, फाइन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।